इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले के 5 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और लगभग हमारा चैप्टर आधे से भी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम शहरी जीवन से। तो हम उरूक नगर के बारे में जान चुके थे कि उरूक नगर किस तरह विकसित हुआ, मंदिरों का किस तरह विकास हुआ, फिर नेता किस तरह उभरे, नेताओं और मंदिरों का समन्वय कैसे हुआ और फिर कैसे एक नगर बसा, और मेनली उरूक नगर के बारे में हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम शहरी जीवन के बारे में जानने वाले हैं कि लोगों का शहरों में जीवन कैसा था। शहरीकरण का महत्व अलग था, उसमें हमने शहरों की विशेषताओं के बारे में जाना, और शहरी जीवन में हम ये जानने वाले हैं कि मेसोपोटामिया के शहरों में लोगों का जीवन कैसा था, क्या वहाँ पर रस्में होते थे, क्या वहाँ पर क्रियाकलाप होते थे, और किस तरह का वहाँ का नगर नियोजन था। नगर नियोजन का मतलब कि किस तरह की गलियाँ थी, घर किस तरह बनाए जाते थे, ठीक है ना, और पानी वगैरह की क्या कुछ व्यवस्था थी, ये सारी हम आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं। और आज का हमारा फोकस शहर कौन सा है, फोकस सिटी कौन सी है, वो हमारा है उरनगर। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहते हैं कि सर उरूक और उरनगर एक ही है या फिर अलग अलग है। तो उरूक और उरनगर दोनों अलग अलग हैं। मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर उरूक नगर ये रहा और आपका उरनगर यहाँ पे रहा। तो उरूक नगर के दक्षिण में हमारा उरनगर स्थापित है। ओके, तो उरूक और उर दोनों अलग अलग नगर है, ये एक नहीं है। ओके, तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे कि आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? अब ये यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि ऊपर के विवरण से पता चलता है। ऊपर का कौन सा विवरण हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, हमारा उरूक नगर। तो उरूक नगर में हमने जाना कि कुछ नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो उनसे ऊपर होते थे, उनके नीचे लोग काम करते थे। जो वो कहते कहते कि मंदिरों को सजाओ, लोग मंदिरों को सजाते थे। कहते कि यहाँ पर पत्थर तराशो, तो वो पत्थर तराशते। कहते कि दूर से चीज़ों को लाओ, तो लोग दूसरे चीज़ों को लाते। तो कहने का मतलब दो भागों में हमारा शहर विभाजित हो गया था। पहला तो हमारा वो वर्ग जो उच्च वर्ग था, संभ्रांत वर्ग था, कहने का मतलब जो आलीशान वर्ग था, बड़ा वर्ग था, लेकिन उनमें संख्या छोटी थी। बड़ा वर्ग कहने का मतलब जो उच्च वर्ग था, जिनकी जीवन शैली ऊंची थी, जैसे कि हमारे राजा महाराजा हो गए। तो शहरों में, मेसोपोटामिया के शहरों में दो वर्ग स्थापित हो गए थे, एक तो सामान्य लोग और एक उनके नेता या फिर कह लीजिए राजा। ओके, तो इस बात की पुष्टि हमें इससे मिलती है कि उर नगर में जो कब्रें थे, कब्रिस्तान में हमें कुछ शवों के साथ, कुछ कंकालों के साथ बहुत ही आभूषण, कीमती कीमती वस्तुएं मिली है। जैसे कि आभूषण हो गए आपके, लाजवर से जड़े वाद्य यंत्र क्या होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने, सितार वगैरह, ढोलक वगैरह। तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र थे, उनमें लाजवर्द जड़ी हुई लकड़ियाँ, तो वो वाद्य यंत्र पहले लकड़ियों से बनाए जाते थे और उसमें लाजवर्द का पत्थर जड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी जैसे कि सफ़ेद सीपियाँ, ये सारी की सारी मूल्यवान वस्तुएं हमें कुछ एक कब्रों के साथ दबी हुई मिली हैं। पहले क्या होता था, लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और अभी भी करते हैं कि इस आदमी का दोबारा जन्म होगा, तो उसके साथ उसके काम की बहुत ही मूल्यवान चीज़ें उसके साथ दफना देते थे। सोचते थे कि ये चीज़ें इसकी अगली ज़िंदगी में, इसकी अगली लाइफ में इसके काम आएगी। तो वहाँ पे हमें कब्रिस्तानों में जो राजा और रानियों की जो कब्रें थी, उनमें हमें उनके साथ बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें दबी हुई मिलती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कुछ एक ऐसे लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, जो बहुत ही कीमती कीमती चीज़ों को उपयोग करते थे, बहुत ही उनके पास धन दौलत थी। लेकिन सामान्य लोगों की स्थिति क्या थी, ये बात अब हम जानने वाले हैं। कानूनी दस्तावेज जैसे कि विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। पिता परिवार के मुख्य होते थे।
हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता-पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। तो कानूनी दस्तावेज़ों से हमें पता लगता है, दस्तावेज़ किस पर लिखे गए होंगे? हमारी पट्टिकाओं पर लिखे गए होंगे। तो जितनी भी लिखित चीज़ें हैं, सारी पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी। तो कुछ पट्टिकाएँ यानी कि कानूनी दस्तावेज़ों से हमें इस बात का पता लगता है कि उर नगर में, या फिर उर नगर छोड़िए, आप पूरे मेसोपोटामिया की संस्कृति में एकल परिवार को ही मुख्य माना जाता था। एकल परिवार की जो परंपरा थी वो प्रचलित थी। हमारे यहाँ पर क्या हमारे धर्म में, हमारे भारत में परिवार कैसा होता है कि बाप दादा सब कुछ बड़ा परिवार होता है, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग एकल परिवार में विश्वास करते थे, न्यूक्लियर फैमिली में विश्वास करते थे। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है आपको पता है? जिसमें 3 मेंबर मेनली होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। लेकिन एक दूसरी प्रकार की फैमिली होती है जिसमें पूरा परिवार रहता है, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, सब तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसा परिवार होता है, और एक न्यूक्लियर एकल परिवार होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया के लोग एकल परिवार में विश्वास करते थे, और पिता ही पूरे घर का मुखिया होता था, और जो शादीशुदा लड़का है वो अपने माता पिता के साथ रहता था। तो मेसोपोटामिया के एकल परिवार में कौन कौन से लोग होते थे? ये दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे। ठीक है, समझ गए? हमें विवाह की प्रक्रिया, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहले तो कि कौन कौन से वर्ग थे? उच्च और सामान्य लोग थे, कुछ उच्च वर्ग थे, संभ्रांत वर्ग था, और एक सामान्य लोग थे। सामान्य लोगों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? एकल परिवार में विश्वास करते थे, शादीशुदा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था, पिता परिवार का मुखिया होता था, ठीक है, हेड होता था। और विवाह की प्रक्रिया की किस तरह शादी होती थी, है ना? हर हम देखते हैं कि हमारे समाज में अभी भी हर एक समाज में शादी करने के अलग अलग तरीके हैं। आप देख सकते हैं आज भी अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में विवाह के अलग अलग तौर तरीके। तो मेसोपोटामिया में लोग किस तरह विवाह करते थे? विवाह इस तरह करते थे कि विवाह की इच्छा की भी, मेरी इच्छा है विवाह करने की, उसकी घोषणा की जाती थी, और जो वधू थे उसके माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। तो लड़के वाले सहमति जताते थे, और फिर जो लड़की वाले वो भी हाँ कर देते थे। सिंपल सी बात है। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। तो लड़के वाले लड़की को कुछ उपहार देते थे, कुछ गिफ्ट्स देते थे। ओके, तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। मतलब एक बार लड़के वाले गिफ्ट देते थे और एक बार लड़की वाले गिफ्ट दे देते थे, और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। जब गिफ्ट का लेन देन हो जाता था तो सारे इकट्ठे होते, बैठते, खाना पीना खाते। ओके, और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते, क्योंकि मंदिर तब बहुत ही प्रमुख संस्था थी उस वक्त। तो सारी प्रक्रिया होने के बाद मंदिर में भेंट चढ़ाने जाते, अभी भी जाते हैं मंदिरों में। जब नववधु को उसकी सांस लेने आती, तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। तो कुछ जो पैसे वगैरह होते थे, कुछ संपत्ति होती थी। जब सास अपनी नई वधु को लेने आती तो उसका पिता, किसका पिता? लड़की का पिता, उस उनको कुछ, जैसे कहते हैं ना दहेज, तो इस तरह चीज़ें दे देता था। और लेकिन जितनी भी संपत्ति होती थी किसी भी घर की, किसी भी पिता की, वो सारी उसके पुत्रों को मिलती थी। जैसे कि हमारे समाज में भी देखा जाता है कि पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति पुत्रों को मिल जाती है, बच्चों को मिल जाती है, लड़कों को मिल जाती है। और दहेज के रूप में लड़कियों को कुछ, लड़के वालों को लड़की वाले कुछ दहेज के रूप में दे देते हैं। तो पहले भी ऐसा ही था लगभग लगभग। ओके, तो यहाँ तक विवाह की प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं नगर नियोजन की। उर नगर में किस तरह घर बनाए जाते थे, किस तरह की गलियां होती थी, नालियां किस तरह की होती थी, क्या क्या व्यवस्था होती थी, ये चीज़ हम देखेंगे। हमने लोगों का सामान्य जीवन देख लिया है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई है, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरों और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होना यह निष्कर्ष निकालता है कि नगर नियोजन की पद्धति का क्या था? अभाव था। अब उर नगर एक ऐसा नगर है जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में खुदाई की शुरुआत की गई, और 1930 के दशक में, दशक क्या होता है? 10 सालों का
समूह, तो 1930 से 1940 तक, ठीक है। तो 10 साल, इन 10 सालों में इस नगर की खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि वहाँ पर जो गलियाँ होती थी वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी, सीधी गलियाँ नहीं होती थी, घुमावदार होती थी। घुमावदार समझते होंगे आप, ऐसे एक तो सीधी गली ऐसे और एक घुमावदार ऐसे, ठीक है। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती थी, घुमावदार होती थी और संकरी होती थी। संकरी मतलब नैरो, बहुत ही भीड़ी भाड़ी होती थी और इतनी भीड़ी होती थी कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी कार वगैरह नहीं, क्योंकि उस वक्त तो कार नहीं थी, उस वक्त बैलगाड़ियाँ थी। तो पहिए वाली गाड़ी वहाँ पर नहीं जा सकती थी, इतनी भीड़ी होती थी। सिर्फ और सिर्फ आदमी चल सकते थे, या फिर आपके जो सामान होता है, सामान आदमी तो ला नहीं सकते थे, बहुत भारी भारी होता था, तो गधों पर ढोकर गलियों में सामान लाया जाता था, क्योंकि गाड़ी तो आ नहीं सकती थी, भीड़ी गलियां होती थी, इसलिए गधों पर सामान लाद कर लाया जाता था। ओके, गाड़ियों से आप एक आज के ज़माने वाली कार मत समझिएगा, पहिए वाली गाड़ी, आपकी बैलगाड़ी या फिर लकड़ी वाली गाड़ी, इनकी इनकी बात की गई है। ओके, पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा ना होना। तो गलियां कैसी थी, पतली थी, घुमावदार थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, गाड़ियां नहीं घुस सकती थी और घरों के भूखंड भी एक जैसे नहीं थे। किसी का घर ऐसा है, किसी का घर ऐसा है, किसी का घर ऐसा है, मतलब टेढ़े मेढ़े। अब आप देखते हैं ना हमारे यहाँ पे जो घरों का आकार है, घरों का भूखंड एक जैसा, ये नहीं कि किसी ने गली में अपना घर निकाल लिया, किसी ने गली गली के बिल्कुल बीच में अपना घर बना लिया, ऐसा नहीं है अब हमारे यहाँ। लेकिन मैसूर नगर में ऐसा ही था, घरों के भूखंड जो आकार था घरों का वो एक जैसा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा एड़ा तिरछा ऐसा ही बना दिया था लोगों ने। तो इन बातों से हमें क्या पता लगता है, भूखंड एक जैसे नहीं थे, गलियों की स्थिति खराब थी, तो इससे पता लगता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। यानी कि वहाँ पर देख दाख के अच्छे इंजीनियर्स नहीं थे, कहने का मतलब कि देख दाख के चीज़ों को नहीं बनाया गया था, ऐसे ही बस बना दिया गया था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए तरह तरह की नालियाँ नहीं थी, जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई है, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नलिकाएँ उन नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हौज़ों में लाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज़ वर्षा आने पर घरों के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से ना भर जाएं। तो एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि उन नगर के जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से नहीं बनाए जाते। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। तो अब आपने जान लिया गलियों के बारे में, अब आपने जान लिया कि वहाँ पर भूखंडों का आकार एक जैसा नहीं था। अब जानते हैं वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था किस तरह थी। मोहनजोदड़ो के बारे में आपने पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा होगा और क्लास 12th में आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। वहाँ की जो जल निकासी की व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सबसे प्राचीनतम है और सबसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे आज की हमारी यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था आप समझते होंगे कि जो घरों का वेस्ट पानी है वो कैसे घरों से बाहर निकाला जाए। तो यह व्यवस्था मोहनजोदड़ो में बहुत ही अच्छी थी। लेकिन हम उन नगर और मोहनजोदड़ो का जब कंपैरिजन करते हैं तो उन नगर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन नगर में जो नाली थी, घरों के बाहर थी नाली, जैसे ये आपकी गली है और गली के साइड में नाली आपने देखी होगी, अभी भी गाँव में कस्बों में यहाँ पे खुली नालियाँ हैं। गली ये है और यहाँ पे दोनों तरफ खुली नालियाँ हैं और गली के दोनों तरफ आपके घर हैं। तो मोहनजोदड़ो में घरों का पानी सीधा नालियों में आता था। लेकिन उरनगर में क्या था, उरनगर में घरों का पानी, नालियाँ तो थी वहाँ पर लेकिन नालियों में नहीं आता था। उनका पानी, घरों का पानी हौज़ों में इकट्ठा होता था। हौज़ क्या होती है, हौज़ आपने देखी होगी, खेतों में ट्यूबवेल लगाए जाते हैं और ट्यूबवेल का पानी पहले हौज़ों में इकट्ठा किया है। एक हौज़ होती है, एक रेक्टेंगल कलर का एक बना देते हैं ना, इस तरह से रेक्टेंगल सा आपका बॉक्स बना देते हो, उसमें पहले पानी जाता है और फिर नालियों के माध्यम से पूरे खेत में चला जाता है। और आपने सुना भी होगा इसको, स्थानीय भाषा में कई जगह होदी भी कहते हैं।
होद्दी भी कहते हैं और होजी भी कहते हैं और होज भी कहते हैं और ओहोद्दी भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग आपके एरिया में अलग अलग इसको नाम से जानते होंगे। एक टैंक सा होता है, ठीक है ना, एक टैंक सा होता है, खुला होता है और उसमें पहले पानी जाता है और फिर नालियों से वहाँ पे चला जाता है। तो इस तरह के होज बनाए जाते थे घरों के बीचों बीच। मैं आपको एक घर का मैप दिखाता हूँ, देखिए। अब ये क्या है, यहाँ पे आपके घर का दरवाज़ा है, एंट्रेंस है, यहाँ पे आपकी सीढ़ियाँ हैं घर की, यहाँ पे आपका वॉशरूम है, यहाँ पे आपका किचन है, ओके, और स्टोर रूम है, और ये कोर्ट यार्ड है बीच में जो आप ये खाली एरिया देख रहे हैं ये आपका आंगन है। तो आंगन में ये आपको जो दिख रहा है ना, ये होज है आपकी होज, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो क्या करते थे लोग, नालियों में पानी सीधा नहीं छोड़ते थे, क्यों? क्योंकि जो गलियां हैं वो कच्ची थी। अब तेज़ बरसात आ जाए, नालियाँ ओवरफ्लो हो जाए तो कीचड़ से भर जाएंगी आपकी कच्ची गलियाँ। तो ताकि जो आपकी तेज़ बरसात पर जो गलियाँ हैं कच्ची हैं, मिट्टी से और कीचड़ से ना भर जाएं, इसलिए जो उरनगर के लोग थे वो सारा का सारा पानी होजों में इकट्ठा करते थे और फिर नालियों में देते थे। आई समझ में? जब तेज़ बरसात आती तो जो घरों का ढलान था, घरों की छतों का जो ढलान था, जो घरों की छतों से नालियाँ निकाली गई थी वो पहले होजों में आती थी, होज में पानी इकट्ठा होता था। होज समझ गए आप? एक बड़ा सा टैंक होता था, खुला सा टैंक होता था, ईंटों से बनाया जाता था, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता था। नालियों में पानी नहीं जाता था, सबसे पहले होजों में पानी जाता था, ताकि जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो ना हो, और अगर नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती तो कच्ची गलियाँ कीचड़ से भर जाती। समझ गए? ओके। शायद इसलिए किया गया हो कि एक साथ तेज़ वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से प्रभावित ना हो जाए। तो यहाँ तक आप समझ गए कि किस तरह की वहाँ पर नगर नियोजन की व्यवस्था थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी और किस प्रकार जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। होज क्या होता है? ज़मीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता है जिसमें पानी और मल जाता है। तो वही बात है, टैंक है, ढका हुआ होता है और उसमें पानी और मल जाता है। एक गड्ढा होता है, ईंटों का बना देते हैं, तो उसको होज, होदी, ओहोदी, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको उड़नगर का मैप दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि गलियाँ कितनी टेढ़ी मेढ़ी है। ये देखिए, गलियाँ ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, और 200 ईसा पूर्व का ये आपका मैप है। और आप मुझे इसमें ना 3 बंद गलियाँ ढूंढ के बताएंगे। 3 बंद गलियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी, एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। बड़ा मज़ा आता है, आप पजल सॉल्व करते हैं ना, तो इसी तरह की 3 बंद गलियाँ आप इसमें ढूंढेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें ऊंची हो जाती, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती जो आंगन में खुले रहते। इससे लोगों के घरों में परिवारों की गोपनीयता भी बनी रहती है। अब क्या, एक तरफ तो हम देखते हैं कि गलियों का ध्यान रखते थे उरनगर के लोग, क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अगर नालियों में हम सीधा पानी डाल देंगे सारा का सारा तो नालियाँ ओवरफ्लो होगी और फिर गलियाँ कीचड़ से भर जाएंगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो गलियों का ध्यान रखते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उरनगर के लोग थे वो अपने घर का सारा कचरा गलियों में डाल देते थे, गलियों में डाल देते थे। फिर वो लोगों के पैरों के नीचे आता रहता, दबता रहता। इस तरह जो गली थी वो ऊपर उठती रहती और लोगों के घर नीचे दबते रहते। आपने गांव में भी सुना होगा कि घर दब गया। घर दब गया का मतलब कि गली को ऊंचा उठा दिया और जो घर है वो नीचा रह गया। तो लोगों के घर नीचे पड़ जाते, क्योंकि वहां पर लोग कूड़ा कचरा गली में डाल देते, वो लोगों के पैरों के तले आता रहता, दबता रहता, दबता रहता, सतह बन जाती और गली बहुत ऊंची उठ जाती और जो घर है वो नीचे पड़ जाते। अब घर नीचे पड़ गए, तेज बरसात आएगी तो घर में से पानी नहीं निकलेगा और घर में बरसात के समय सारी जगह पानी भर जाएगा। आपने अभी भी, अगर आप किसी कस्बे से या फिर गांव से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसी प्रॉब्लम होती है अभी भी। तो जब गली ऊपर उठ जाती है और घर नीचे रह जाता है, घर का आंगन, घर की जो नींव है वो नीचे रह जाती है, तो इस प्रकार की दिक्कत आती है। तो अब लोग अपनी दहलीज को, अपने आंगन को भी ऊंचा उठा लेते, गली के बराबर कर लेते। ठीक है, और फिर
दहलीज को ऊपर उठाना पड़ता और गली गली के बराबर वो कर लेते। तो एक तरफ तो हम देखते ध्यान रखते थे और दूसरी तरफ गली को ऊपर ऊपर उठाते जाते, फिर अपने घरों को भी ऊपर ऊपर उठाते जाते। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं थी, उरनगर के घरों में खिड़कियाँ नहीं थी, जबकि मोहनजोदड़ो के घरों में खिड़कियाँ थी। ओके, उरनगर के घरों में खिड़कियाँ नहीं थी और मोहनजोदड़ो के घरों में खिड़कियाँ थी। अब खिड़कियों का ना होना वहाँ पर ये दिखाता है कि उरनगर के लोग अपनी प्राइवेसी का, अपनी गोपनीयता का ध्यान रखते थे कि कोई भी खिड़की से आता जाता हमें देख ना ले कमरों में कि हम क्या कर रहे हैं। रोशनी खिड़कियों से नहीं आती थी, बस जो उनका गेट था उनको खुला रखते थे और वहाँ से अपनी रोशनी आ जाती थी। ओके, इससे घरों के परिवारों की गोपनीयता भी बनी रहती। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। अब बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित थे, जैसे कि घर की दहलीज ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। अब घर की दहलीज ऊंची उठी हो मतलब गली से भी ऊपर उठी हो तो वो धन दौलत लाती है। इस तरह के अंधविश्वास वहाँ पर थे। लेकिन अगर घर का लकड़ी का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बन जाती है। अब जो घर का जो दरवाज़ा होता था लकड़ी का बनता था, वो अगर अंदर की तरफ ना खुले, बाहर की तरफ खुले तो तो जो पत्नी थी वो अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बन जाती थी। यंत्रणा क्या होता है? दुख का कारण। ठीक है, दरवाज़ा कहाँ खुलना चाहिए था? अंदर की तरफ खुलना चाहिए था। अगर बाहर की तरफ खुलता तो पत्नी अपने पति के लिए दुख का कारण बन जाती। ओके, और में नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई है, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे दफनाए हुए भी मिले हैं। अब एक कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान क्या होता है? जहाँ पर लाशों को दबाया जाता है, मरे हुए लोगों को दबाया जाता है। शमशान घाट में जलाया जाता है, कब्रिस्तान में दबाया जाता है। तो एक कब्रिस्तान था जहाँ पर शासकों के लोगों के क्या शव हमें मिले हैं, लेकिन कुछ लोगों के शव, कुछ लोगों के कंकाल हमें सिंपल घरों के नीचे भी दबे हुए मिले हैं। ओके, तो क्या था, कुछ लोग इतने होंगे नहीं कि कब्रिस्तान में दबा के उन्होंने अपने घर के नीचे ही उनको दाब दिया। तो ये था सारा और नगर की किस तरह वहाँ पर लोग रहते थे, किस तरह का वहाँ पे नगर नियोजन था, जल निकासी की क्या व्यवस्था थी, लोगों के घर कैसे थे, लोगों में क्या क्या विश्वास प्रचलित थे। तो चलिए, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।